बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह, चूँकि मैंने जल्दी से फ्राइडे या जुम्मा मुबारक कहने से पहले अपने फ़ोन में देखा कि कहीं मुझे ज़्यादा जल्दी तो नहीं है वीकेंड की और मैं कुछ ऐसे अनाउंस कर दूँ, लेकिन आज वाकई फ्राइडे है और मैं सुबह से वैसे अपने दिमाग में फ्राइडे के हिसाब से ही आई हूँ, लेकिन कभी कभी आपको ना वो मिस कैलकुलेट कर लेते हैं आप डेट्स को या डेज़ को। सो मैंने सोचा कि एक बार कंफर्मेशन कर ली जाए। उम्मीद करते हैं जी ठीक ठाक होंगे, वीकेंड के लिए तैयार होंगे। बहुत सारे लोगों का वीकेंड नहीं है, हमारा वीकेंड है और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, तो बच्चों की भी आज आज़ादी का दिन है। गर्मियों में जब छुट्टियां होती है, समर वेकेशंस होती हैं, तो बच्चों की बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, जिसमें एक फरमाइश सबसे पहले होती है कि अपनी नानी के घर जाना है हमने छुट्टियां मनाने के लिए। सो नानी का घर लाइक समर वेकेशंस का वो कह रहे हैं ना, सबसे पहला काम होता है कि 10-15 दिन जो है बच्चे नानी के घर गुजारते हैं। जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहते हैं उनकी भी ब्रेक हो जाती है, लेकिन जो कि पेरेंट्स की अब ब्रेक कोई नहीं है। 2-2.5 महीने आपने तैयार रहना है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी फरमाइशों के लिए, और उनके साथ आपने कैसे टाइम स्पेंड करना है और उनका टाइम कैसे गुजारना है। कि समर का जो होमवर्क होता है वो इतना ज़्यादा जो कह लें कुछ बच्चे जल्दी एक्साइटमेंट में ख़त्म कर लेते हैं, कुछ बहुत डिले भी करते हैं, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस तरीके से करना ताकि आप उनको रोज़ चंद घंटे बिजी रख सकें। ये तो बच्चों की छुट्टियों के हवाले से बच्चे बहुत खुश होंगे। पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो खुश हैं कि उदास हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन स्टिल जी होपिंग फॉर द बेस्ट। और इसके साथ साथ गर्मी है जी, आपको पता है गर्मियों की बात मैं रोज़ सुबह सुबह करती हूँ। गर्मियों में मैं रोज़ कहती हूँ कि आपने ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना है, प्रिवेंशन करनी है, धूप से बचने के लिए सारे इकदाम करने हैं, लेकिन और भी इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि गर्मियों, सख्त गर्मी के अंदर जब परिंदे, कौवे, मुख्तलिफ जो इस तरह के जानदार चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है उनको भी गर्मी उसी तरह से मुतासिर करती है जैसे हमें करती है। सो आम घरों में तो मैंने ये प्रैक्टिस देखी है पुराने टाइम पे कि ऊपर छोटे छोटे बर्तनों के अंदर पानी रख दिया जाता है, दाना रख दिया जाता है, लेकिन आपसे मैं ख़ुद रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोग ये शायद नहीं करते। अब आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी इंसानों को अफेक्ट करती है उतनी परिंदों या जानदारों को भी करती है। तो अपने घरों पे कोशिश करें कि कोई पानी का बर्तन, कोई खाना, कोई दाना, कोई ऐसी चीज़, स्पेसिफिकली पानी आप ज़रूर रखें ताकि परिंदों को भी प्यास बुझाने का अपनी मौका मिले। अगर वो आपके घर पे बैठ रहे हैं, आपकी बालकनी में बैठ रहे हैं, आपके गार्डन में बैठ रहे हैं, तो पानी का कोई एक बर्तन वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और उसको रीफ़िल भी करते रहना चाहिए। ये गर्मियों के हवाले से है और ये एक अच्छा है, सवाब भी मिलता है। आप किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मखलूक है, इंसान है या जानदार है या परिंदे हैं, जो भी हैं। सो ख़ास ख्याल रखें जानवरों परिंदों का। जनाब अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने कशकोल तोड़ दिया है। मैंने नहीं कहा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। अमारात से जी $10 अरब की सरमायाकारी आई है और ये सरमायाकारी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात करेगा पाकिस्तान के अंदर। और मुश्तरका ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम मिल के कोलैबोरेट करेंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें शुरू करेंगे जिससे सरमायाकारी बेहतर होगी। और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरी आई है, ये अच्छी खबर है। इस पर हमने आगे जाके तज्जिया भी लेना है और हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। साथ साथ जी गंदम बहरान से हम अभी तक पता नहीं प्रॉपरली निकले हैं कि नहीं निकले, लेकिन अब चीनी के लिए एक चैलेंज हुकूमत के लिए तैयार है। शुगर मिल मालिकान जो है उस हवाले से कुछ उनके भी कंसर्न्स हैं, वो भी अपनी ज़िद पे अड़ गए हैं। दूसरी जाने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बड़ा क्लियर स्टैंस है, उन्होंने कहा है कि चीनी महंगी नहीं मिलेगी आवाम को। इस पे भी हमने बात करनी है। कुछ अच्छी खबरें हैं आज अखबार में, मैं सुबह सुबह देख रही थी तो वो हमने सोचा कि आपसे शेयर की जाए, लेकिन हमने भी एक ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमें तज्जियाकार भी ज्वाइन करेंगे, मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए जी। स्टार्ट में हमने कुछ अच्छी बातें की थी और अच्छी बातों पे अब तज्जिया भी लेना है, लेकिन आपको पता है सियासत में कुछ इतनी अच्छी बातें नहीं होती, ऑन एंड ऑफ, कभी अच्छी हो जाती हैं कभी बुरी हो जाती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं और इस पर हम तज्जिया भी लेते रहते हैं। सबसे पहले जी मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे और इस मुज़ाकरात की बातगश्त के दौरान ही इंतज़ामिया का PTI के जो सेक्रेटरीट है उसको सील करना और फिर इस इकदाम से जो मुज़ाकरात हैं वो क्या हो, उनके हवाले से क्या अपडेट्स आएंगी। उसके साथ साथ जो मौलाना फजलुर रहमान है और तहरीक इंसाफ है, एक जो कह लें बर्फ़ पिघली है और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की तरफ से दिखाई दे रही है। इन मामलात में ये हुकूमत के लिए कोई चैलेंज तो नहीं होगा। दूसरी जानिब अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बनाया गया है और अभी बनाया जा रहा है, मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर तकरीरों के अंदर इसको हिस्सा बनाया जा रहा है, इदारे के हवाले से बात हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर पंजाब में जो हित्तक इज़्ज़त का कानून है वो भी मौजूद बहस बनाएंगे। उसके साथ साथ जी TV चैनल सिर्फ अदालती हुक्म और बराह रास्त जो कार्रवाई नशर करने के पाबंद होंगे, ऐसा भी कहा गया है। तौहीन अदालत पर मबनी मवाद किसी भी अखबार में अगर शाया होगा तो उसे तौहीन अदालत ही तसव्वुर किया जाएगा। ये जी हुकूमत का सहाफ़ती तंजीमों को भी एक इंतबाह का नोटिस जारी किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये वालेकुम अस्सलाम, ये जो कल हमने PTI के सेक्रेटरीट सील होने के हवाले से ख़बर भी देखी दो कि पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि कुछ बेहतरी आ रही थी, हमाद अज़हर हों या दीगर PTI के रहनुमा, उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि अब आप लोग जो रूपोश रहनुमा हैं वो मंजर आम पे आएँ, फिर उसको किसी रिलीफ से कनेक्ट किया जा रहा था, फिर इस दौरान मुज़ाकरात की बात भी हुई और अब कल रात को ये जो कार्रवाई हुई है, क्या समझते हैं, जहाँ पे एक तासुर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो तासुर ख़त्म हो रहा है? देखिए, जो बेहतरी जो आ रही थी वो बज़ाहिर अदालतों की वजह से, हाई कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से आ रही थी जी। उसमें जो PTI के मुखालफिन हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे वर्दी वाले हैं, उनकी इतनी कोई नेकनीयती या ख्वाहिश मेरा ख्याल है उसमें कारफरमा नहीं है, जिस कदर ख़ुद अदालतों के अंदर एक हिजान सा आया हुआ है और वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं 1 साल के अंदर। तो अब मालूम नहीं है मुल्क का किस तरफ जा रहा है कि रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ, फिर अब सेक्रेटेरिएट पे हमला करके उसको सील कर दिया गया। मालूम नहीं है चाहते क्या हैं, किस एक छोटी सोच के लोग हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं। ये क्या समझते हैं कि इससे उनकी नेकनामी में और मुल्क की नेकनामी में बड़ा इजाफा हो रहा है। मुझे तो नहीं समझ आती कितने कि एक इमरान खान को या PTI को गिराने के लिए ये लोग और कितना गिरेंगे, खुद को और कितना गिराएंगे। ये सारे ये वो लोग हैं जिनके पास इंतज़ामी ताकत है और जिन्हें मालूम है कि एक उनकी सबसे बड़ी दुश्मन PTI है और उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे नुकसान ही हो रहा है उनका। मतलब PTI का इसमें नुकसान कोई नहीं। यानी आपके मुताबिक ये जो मामलात हैं इससे तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये जो सारी कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं स्टेट के एक इमेज को, रियासत के एक इमेज को। इम्तियाज़ गुल साहब, आपने ख़ुद भी बात की कि अदालतों की तरफ से ये रिलीफ था या रिलीफ कह लें, या जो हमें थोड़ी बेहतरी हालात व वाक़यात नज़र आ रहे थे, लेकिन अब उन्हीं अदालतों पर, उन्हीं जजेस पर, उन्हीं एक सिस्टम के ऊपर ये तनकीद होती आ रही है और मुसलसल होती आ रही है। एक बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालतों को तनकीद का निशाना बनाया। जब भी हमने माजी में भी देखा है, कोई भी सियासी जमात के हक में फैसला आता है तो अदालतों से अच्छा या उन जज साहिबान से अच्छा कोई नहीं होता, और फिर जब हिस्ट्री दोबारा से कहीं ना कहीं उनको कोई टफ टाइम देती है आगे आके वह हालात वाक़यात, फिर वो कहते हैं कि जी इन अदालतों से और इन जज साहिबान से बुरा कोई नहीं है। देखिए, इस वक्त अदालतों में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हमारी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जस्टिसेस हैं, ये तमाम तर नतीजा है 8 फरवरी के इंतखाबात में गड़बड़ करने, उस धांधली करने का। एक तरफ लोगों ने भरपूर शिरकत की और बेशुमार वोट डाल दिए, लेकिन उसके साथ फिर फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का सफ़र शुरू हुआ जिसमें मैनिपुलेशन या धांधली हुई। उसने मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को जगा दिया, ज़मीर झंझोड़ दिए हैं। यानी कभी होता था कि 1, 2, 3 जज बोल दिया करते थे, इस्तीफ़ा दे देते थे। अब तो हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, 7 में से
सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं, फिर 4 हाई कोर्ट्स के जज हैं, जो सब बोल पड़े हैं उन ज्यादतियों के हवाले से जो बिल वास्ता तौर पे होती रही, जजों पे असरअंदाज होने की कोशिश हुई, फैसले बदलने की कोशिश हुई। तो ये 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो एक तूफान उठा था, ये सारा उसकी एक कड़ी है और ये आसानी से ये तूफान थमने वाला नहीं है। आपके मुताबिक ये जो हम तनकीद का एक तूफ़ान देख रहे हैं आसानी से थमने वाला नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, दोबारा से मैं पहले सवाल की जाने भी आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा है कि हालात वाक़यात कहीं ना कहीं आपने कहा कि अदालतों के ज़रिए बेहतर होते नज़र आ रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें भी हो रही थी कि तहरीक इंसाफ जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है, कभी इसकी तस्दीक हुई, कभी तरदीद हुई, उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी उस जानिब भी आ रही है, जिसमें हमने मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी देखा है कि पीटीआई के वफ़द की जो मुलाकात हुई है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें दोनों तरफ से नज़र आ रही है। ये जो मामलात अगर हम देखें, हम हमेशा, आप भी कहते हैं, आप जैसे बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात ही बेसिकली हल है और इन सियासी जमातों का आपस में एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौलाना के अलावा अभी तक कोई सियासी जमात किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी से। उसमें बुनियादी बात यह है कि जो फार्म 45 से फार्म 47 का सफ़र था, जिसको पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, अगर बुनियादी तौर पे उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी हुकूमत, पूरा निज़ाम इस वक्त फार्म 47 पे खड़ा है और जिस पे बेशुमार एतराज़ात हुए थे। एक निजी तंजीम है जो कि इलेक्शन की मॉनिटरिंग करती है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें थी उसमें पीटीआई के तीनों उम्मीदवार जीते हुए थे, बल्कि उनकी जो लीड थी, उनकी बर्तरी थी, वो दुगनी थी, लेकिन उसके बावजूद तीनों उम्मीदवार जो थे वो हरा दिए गए। तो ये एक छोटा सी हमारे सामने मिसाल है कि किस तरह ये मैंडेट के साथ गड़बड़ की गई। तो जब तक ये मामला हल नहीं होता है, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी सियासी जमात जो समझती है कि उसको नशिस्तों की अक्सरियत से महरूम किया गया है, वो किसी और मामले पे बात कर ले। ये लोग तो उस फार्म 47 के तुफैल इस वक्त हुकूमत में हैं, लेकिन अगर, और जो निजी तंजीम ने जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं वो फार्म 45 की बुनियाद पर किए हैं। उन्होंने तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें करके वो, और ख़ुद भी उन्होंने ये फॉर्म्स इकट्ठे किए थे। तो मेरा ख्याल है ये एक बुनियादी मसला है। अगर इस पे पीटीआई ने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो उसका अपना ही बयानिया ख़राब हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बुनियादी मसला है, इस पे किसी सूरत में समझौता नहीं हो सकता। हाँ, ये हुकूमत अगर ये कह दे कि हम उस पर आके बात करते हैं, आप ऑडिट करवा लें वगैरह वगैरह, तो फिर शायद कोई बर्फ़ पिघल सकती है। लेकिन उसके अलावा तो बहुत, इसका तो मतलब ये होगा कि जो कुछ माजी में हो गया उस पर मिट्टी पाएँ और आगे चल पड़े। तो इस तरह दुनिया, पाकिस्तान 76 वर्ष हो गए हैं, ऐसी ही है कि पिछले मामलात पे अब मिट्टी डाल देते हैं और आगे चल पड़ते हैं, और नीचे फिर गन जो है वो पड़ता रहता है। अनफॉर्चुनेटली इम्तियाज़ साहब, हम सबकी मेमोरीज़ भी तो आवाम की इतनी ख़राब है ना कि हम आते हैं फिर भूल जाते हैं कि क्या हुआ था माजी में और क्या नहीं हुआ था। अच्छा, ये जो रूपोश रहनुमा थे जिनके हवाले से हम बात भी करे थे, हमाद अज़हर साहब हों, परवेज़ इलाही साहब को जो रिहाई मिलना हो, उसके अलावा खान साहब के भी कुछ केसेस में उनको थोड़ा बहुत जो कहने रिलीफ की फ़िज़ा बनी है, आपको लगता है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर के मुताबिक के पैगाम भेजा है कि अब वक्त आ गया है मंजर आम पर आने का, तो खान साहब खुद भी मंजर आम पर आ जाएंगे? कुछ ये जो मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहे? नहीं, देखिए, खान साहब को रूपोश तो नहीं हुए, उनको तो जेल में रखा गया है जी। और अब पहले ही वो एक केस में, तोशाखाना केस में उनकी रिहाई का हुक्म था। अब साइफर केस है, शायद उसका फैसला आज हो जाएगा। दहशतगर्दी के कुछ केसेस थे, उसमें पहले ही बड़े बेहुदा किस्म के केसेस थे, तो उसमें उनको पहले ही ज़मानत मिल चुकी है या रिहाई का हुक्म मिल चुका है। तो इस वक्त बुनियादी तौर पे एक पे अलकादिर ट्रस्ट का केस है, जो 190 मिलियन पाउंड की रकम थी जो कि अलकादिर ट्रस्ट में रखी गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी हुई है। और दूसरा ये साइफर केस है, वो फैसला आज हो जाना है। तोशाखाना और इद्दत केस का फैसला जो है वो 29 मई को होना है। ये जब अगर फैसले हो गए तो उससे आइडिया हो जाएगा कि अब अदालतें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कोई भी केस कबूल करने को तैयार नहीं है जो कि बेहुदा अंदाज में, लगब अंदाज में बनाया गया। यानी कोई शख्स बैठा है F11 सेक्टर में और उसके ख़िलाफ़ उसी वक्त F6 में
गड़बड़ करने का या तोड़फोड़ करने का मुकदमा बना दिया गया हो। तो इसके तो अक्सर केसेस ऐसे थे, कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, तो वो इसी वजह से ये एक करके ये केसेस खत्म हो रहे हैं। जो ही उनकी स्क्रूटनी होती है पता चल जाता है कि ये मन घड़त केस थे। तो आइंदा जो 4-5 दिन हैं आज से लेके 29 मई तक बड़े अहम होंगे इमरान खान के लिए, और जो उनके साथी भी बाहर आए हैं। शायद उसकी बुनियादी वजह यह कि उनको एहसास ये हुआ कि अदालतें अब मजीद लगव या मनगढ़ंत केस कबूल करने को तैयार नहीं है, टेप फराहम करने पे आमादा है, लिहाजा उनको कुछ हिम्मत बंदी है और वो बाहर आना शुरू हुए हैं। जैसे परवेज इलाही साहब को भी बेल मिल गई, वो भी घर पहुंच गया, हालांकि उनके खिलाफ कोई 22 केस हैं। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद थे। उनके मुताबिक अगले 4-5 दिन यानी 29 मई तक बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इमरान खान साहब के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि केसेस के जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, एक फ़िज़ा तो तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की बनी है। देखते हैं कि रिलीफ कहाँ तक उनको लेके जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब बात करेंगे कुछ बजट के हवाले से। वैसे तो आपको पता है कि 7 जून को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो 1700 अरब रुपए का जो सालाना बजट है, उससे ज़ायद का बजट आज पेश किया जा रहा है। इसमें सालाना जी तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं, तजवीज़ की गई है, रखने की तजवीज़ की गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे के हवाले से तजवीज़ है ज़ेर गौर, जबकि सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स की जो शरह उसमें कमी के हवाले से और दीगर मामलात पे बात करेंगे। और अगर वफाक के बजट की जैसे मैंने बात की जाए तो वो 7 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें हुकूमत की तरफ से सख्त मौशी पॉलिसीज़ रखने के हवाले से भी फैसला किया गया है। बजट जो है आज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ वफाकी बजट को लेके भी, चूँकि जो आवाम है वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस रख लेती है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस के हवाले से भी हम बात करेंगे और क्या चैलेंजेस होंगे हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और बजट जब भी आता है तो उसमें कुछ ना कुछ जहाँ रिलीफ मिलता है वहाँ बहुत सारी मुश्किलात भी आ जाती हैं आवाम के लिए। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी मैम, गुड, थैंक यू वेरी मच। हारून साहब, ये तो आज पहले हम ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लें। आज इसका सालाना इस सूबे का बजट पेश किया जा रहा है, दो कि एक अच्छी अमाउंट रखी गई है, बट स्टिल सूबे के हवाले से वहाँ के चैलेंजेस को लेकर डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए और ज़रूरी भी है कि सूबे के मामलात को बेहतर तौर पर आगे लीड किया जाए और बाद में जाके फर्दर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। पहले तो ओवरऑल इस बजट के हवाले से आप अपना कॉमेंट दीजिएगा। जी, ये जो बजट हमारा, पहले तो ये समझने की बात है कि बजट किसी भी हुकूमत की पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है, आकाश होता है, बिल्कुल। क्योंकि बजट जो है वो एक रिएक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं होता कि आज ये हालात हैं तो हम उसको रिएक्ट कर लें। उसमें कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमतों की, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से हम कोई पॉलिसी की सिमत लॉन्ग टर्म नहीं देते, इसलिए बजट ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अगर तो पॉलिसी चली आ रही हो तो लोगों को पता होता है कि कहाँ एक्सपेंडिचर होना है, कहाँ से रेवेन्यू आना है। अब जो ये सूबों का बजट है, सूबों के पास, क्योंकि हमारी 18वीं तरमीम के बाद उनके पास कैश फ्लो की सिचुएशन वफाक से बेहतर है और ज्यादातर डेवलपमेंट का काम उन्हें डिवॉल्व हो चुका है। तो अगर वो डेवलपमेंट के लिए अब पैसे रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो पैसे हैं वो किसी एक ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जाएंगे, लोगों के मसाइल की तरफ ज्यादा जाएंगे, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा चले जाएं जिसका हमें इमीडिएट फायदा नहीं होता। जहां तक टैक्सेशन की बात है, सूबों को अपना टैक्सेशन का पूल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वफाक के पास इस वक्त गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि जो वफाक का बजट है उसमें 50% से ज्यादा हमारा पे चला जाता है कर्जों की अदायगी। बिल्कुल। तो वफाक के पास किटी में बहुत थोड़ा बचता है। तो सूबों को एक बजट में, खैबर पख्तूनख्वा का मैंने पढ़ा नहीं डिटेल में, एक टारगेट रखना चाहिए कि हम 25% अपना टैक्स खुद जनरेट करेंगे। और टैक्स जनरेट करने
ये जरूरी नहीं होता कि आप टैक्स बढ़ाएं। आप टैक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप टैक्स को कम करके ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी मजबूत अगेन एक पॉलिसी चाहिए होती है। तो मेरा कमेंट ये है कि अब ये जो बजट्स आ रहे हैं, इनको बजाय इसके कि पॉपुलिज्म या रिएक्टिव या सिर्फ कुछ जो आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है उसकी तरफ डाइवर्ट करें, लोगों के हालात जो हैं बहुत मुश्किल हैं, लोगों की कंजम्पशन पावर श्रिंक हो रही है। हमें बजट्स को इस तरफ जाना है कि उनके लिए रोजगार के मौके पैदा हो, क्योंकि कैश ट्रांसफर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हुकूमत सपोर्ट नहीं कर सकती। हारून साहब, मैं आपने बड़े बेहतर तौर पे एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने पॉलिसी की बात भी की, मैं उसी पे आऊँगी चूँकि मैंने यूएई के हवाले से जो कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है सरमायाकारी को लेकर, उस पर भी कमेंट लूँगी। लेकिन आपने पॉलिसीज़ का जिक्र किया क्या अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी बजट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, एक पूरी मौशी टीम है, ज़ाहिर है उन सारे मामलों को देखती है, लेकिन जब पॉलिसीज़ की बात आती है, एज यू सेड कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को हम उस तरह से नहीं दे समझते और ना देखते हैं, क्योंकि शायद वो हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है, और इसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते करते बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमें पॉलिसीज़ को लेकर किस तरह की एक टीम को इसको अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बनाना चाहिए कि अगर हम आवाम के इंटरेस्ट के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि शायद वो हमें फॉर द टाइम बिंग थोड़ा टफ टाइम दे दे, लेकिन इन द लॉन्गर रन कहीं ना कहीं वो रिलीफ का बाइस बने। जी, इसके कुछ आपका बहुत अहम सवाल है। इनफैक्ट मैं तो बहुत सालों से ये कह रहा हूं। पहली बात तो इसके अंदर ये है कि बजट की क्रेडिबिलिटी और सैंक्टिटी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब 3 माह के बाद एक मिनी बजट पेश कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये इतनी जो आपने मेहनत की थी, आपने अनाउंस किया था, लोग उसको क्यों संजीदगी से लेंगे अगर आपने उसके अंदर चेंजेस लाने हैं। इसको मैं कहता हूँ रिएक्टिव बजट, तो मैंने पहले अर्ज किया है। जो आप पॉलिसी की बात कर रही हैं, बजट पूरी दुनिया में कम से कम 3 साल का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। पाकिस्तान में भी ये फ्रेमवर्क डेफिनेशन में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फ्रेमवर्क तभी काम कर सकता है जैसे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी गुर्बत मिटाने की पॉलिसी, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की पॉलिसी, वो ना सिर्फ डिफाइंड हो बल्कि सीईओ ऑफ द कंट्री लोगों को उस पर एतमाद है। मैं अब ये सवाल आपसे और नाज़रीन से करता हूं कि इस वक्त हमें पाकिस्तान की कितनी नेशनल पॉलिसियों का इल्म है जो कि कंसेंसस बेस्ड वेबसाइट पे लगी हुई। तो दुनिया जी एतमाद इस तरह आता है कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एक अच्छी पॉलिसी बनाएं जो गोल बेस्ड हो कि हमने एक्सपोर्ट को एक्स से वाई पे लेके जाना है, हमने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 124 से घटा के 100 पे लाना है, और ये हमारा 3 साल का प्लान है, और रिसोर्सेज इसके हिसाब से एलोकेट किए जा रहे हैं। इसके बाद हम स्टिक करें, जो हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और पॉलिटिकल टीम है वो उस बजट के पीछे खड़े हो कि हम इस पर तब्दीली नहीं करेंगे। अभी जो बजट है उस पर तो फेडरल बजट पे तो IMF का प्रेशर आएगा कि हमारा बजट का खसारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब वो खसारे को हम बहुत सालों से कर्ज लेके और नोट छाप के फिल करते रहे हैं। अब वक्त आ गया कि मजीद गुंजाइश चाहिए। इस वक्त जो हमें पॉलिसीज की जरूरत है कि अगर हम 3 या 4 ऐसे सेक्टर्स की तरजीह बना लें जहां नौजवानों को एक्सपोर्ट हो सके, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में हो सके। आपकी बात दुरुस्त है, 2-3 साल उनके नताइज नहीं आएंगे, लेकिन अगले साइकिल में उसके पॉजिटिव नताइज आने शुरू हो जाएंगे, और फिर इन तरजीही सेक्टर्स को आप IMF से निगोशिएट करें। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है, हमें इन सेक्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी मजबूत रिसर्च, डेटा, कंसेंसस, डायलॉग, एक्सपर्ट का चाहिए। वो मुझे अभी हुकूमत में उसका अनफॉर्चुनेटली फुकदान दिखाई दे।
बहुत बेहतर अंदाज में सर आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन दो आपने पॉलिसीज़ के हवाले से तो बात की, आपने जहां आईएमएफ का जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली जब भी बजट आता है हमारे सर के ऊपर आईएमएफ की एक तलवार लटक रही होती है। और हमने पिछले कुछ अरसे में, जब से मैंने शायद बात करना शुरू की है इस हवाले से, मुझे यही याद है कि जब भी कोई बजट आता है तो उसमें हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है, हम अपनी पॉलिसीज़ को उस तरह से नहीं कर सकते, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, महंगाई नहीं कम हो सकती, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर टाइम स्पेन के बाद कोई ना कोई नया चैलेंज आ जाता है। ये जो आईएमएफ के ऊपर जो डिपेंडेंट होना है, दो के इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल इसके लिए भी कहीं ना कहीं पॉलिसी आपको समझते हैं कि लैक करती है, जो हमें हर थोड़े अरसे बाद आईएमएफ की तरफ देखना पड़ता है, और जब हम रिलीफ देने का सोचें भी तो अनफॉर्चुनेटली हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हम रिलीफ दे ही नहीं पाते। पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्प्यूट करूंगा लफ्ज रिलीफ पे। हुकूमत का काम सिर्फ रिलीफ देना नहीं है, रिलीफ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में दी जाती है। हुकूमत का काम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। ठीक हो, ये जो हमारे दिमाग में है कि हम पेटरेज बेस्ड कुछ कैश दे देंगे, लैपटॉप बांट दिए, फलाना दे दिया, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है ना जी, ये तो एक पॉपुलिस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये मैं डिस्टिंग्विश पहले तो करता जाऊं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है जी, दूसरी चीज ये है कि जब हुकूमत अपने काम पे अगर फोकस करती है तो हमारा तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो डिस्टॉर्टेड है, और वो उसके ऊपर क्रोनी बिजनेस इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हम ऐसे सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो वायबल ही नहीं है। हमें तो इस वक्त देखना है कि अगर सारा अगली सेंचुरी जो है इकोनॉमिक वो एशिया की है, तो हमने उसका हिस्सा कैसे बनना है, बजाय इसके कि हमने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये एक माइंडसेट की शिफ्ट है। जो पावर में आता है, किसी की एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूएंसी है, किसी की ट्रेडर है, वो सारे का सारा, या रियल एस्टेट वाले हैं, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। एज ए नेशन व्हाट वी नीड टू डू इज कि कुछ पॉलिसीज, देखिए हमारे अंदर इस्तेताअत कम है, हमें कुछ पॉलिसीज को बनाना चाहिए नेशन के लिए, और सबसे बड़ी चीज उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और उसके अंदर हर पार्टी को साइन ऑफ करना चाहिए। ऐसे दुनिया चलती है। हाँ, सारी नहीं हो सकती, हाँ उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में आपका इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई कहता है मैं इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, लेकिन गोल अचीव करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं एक दो गोल बस आपको, जी गोल ये है कि अगर हमारी ग्रोथ जो है खाली ग्रोथ के नंबर पे ऑब्सेस करने की बजाय ग्रोथ के असरात को लोगों तक पहुंचाना, तो पहली पॉलिसी तो ये है कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के टारगेट्स क्या हैं। दूसरी पॉलिसी इसके अंदर ये है कि इस वक्त हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है कहाँ दुनिया में। अगर आईटी में है, ज़राअत में है, तो रिसोर्सेज बाकी सेक्टर से निकाल के उसकी तरफ शिफ्ट करना है। तीसरा ये है कि अगर 70% आबादी यंग है, तो हमें यूथ को बहुत केयरफुली स्टडी करना है कि इनको कैसे एसेट में कन्वर्ट, इनकी रिक्वायरमेंट्स तो अगर हम ये बड़े लेवल पे पॉलिसी, छोटे लेवल पे फॉल्ट लाइन की पॉलिसी, पावर सेक्टर नंबर 1 फॉल्ट लाइन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस नंबर 2 फॉल्ट लाइन, लो प्रोडक्टिविटी नंबर 3 फॉल्ट लाइन, ठीक है, करते हैं। तो ये मैं सॉरी आपको मैं लंबा जवाब दे रहा हूँ। नहीं इट्स ओके, बस या दैट हाउ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज को आगे ले चल। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच हारून शहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में एलेबोरेट किया। जी हम इस पे बजट के हवाले से ज़रूर ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है हारून साहब ने। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आगे हम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करने वाले हैं जिनकी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो खदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। जिस भी तरह से उन्होंने काम किया है बेहतरीन किया है।
जी, हम बात कर रहे हैं रंगीला साहब के हवाले से। आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी खदमात के हवाले से बात करेंगे और आज उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो इनका तारुफ यही है कि ये रंगीला साहब की साहबजादी भी है, लेकिन इसके साथ साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं। थैंक यू वेरी मच फरादीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला आपके चैनल का और कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और वाले साहब के हवाले से और उनकी यादें ताज़ा करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से वालिद के साथ एक बेटी की अटैचमेंट बड़ी मुख्तलिफ होती है, दो कि हम जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, चूँकि उनकी एक्टिंग है, दीगर मामलात हैं, लेकिन एक घर पर एक शख्स की पर्सनालिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है। हम ज़रूर चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने अपने बात के आगाज़ में भी कहा कि उनके साथ जो आपका ताल्लुक़ था, जो रवैया था, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएँ, क्या यादें हैं आपके? सईद खान रंगीला एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बात की जाए तो बहुत वक्त दरकार है। वो एक एकेडमी की हैसियत रखते थे और हमारे लिए आप समझ लें बच्चों के लिए वो उस्ताद की हैसियत, क्योंकि उनके पास टाइम इतना नहीं होता था। हम तो बहुत छोटे थे, जब मैं 1 साल की भी नहीं थी जब उनकी रंगीला मूवी आई, जिसका गाना है सब तो सोने। तो उनके आप यकीन करें कि उनके साथ जो वक्त गुज़रा वो आज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उनकी कुछ ऐसी तरबियत है उन्होंने, मैं आपको 1-2 चीज़ें आपके जो व्यूवर्स हैं, जो पब्लिक है और जो इस वक्त हर तरफ मायूसी भी है, लोग परेशान भी हैं हर हवाले से, तो उनकी एक बात मैं शेयर करना चाह रही हूँ। और ये सुनने वाली बात है, ज़रूर बड़े गौर से, और इस पे मेरे ख्याल से कि जो मायूस लोग हैं ना, वो अपने आप को संभाल लेंगे अगर वो उनकी बात को समझें। क्या बात है? 2 बातें मैं बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे और उनकी लंग्स, लिवर, उनकी किडनीज यानी कि वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि वो सिर्फ उसमें यानी कि ऑक्सीजन पे, यानी कि वो उनके डायलिसिस होते थे, उनको लेके जाते थे यानी कि डायलिसिस वाले रूम में। तो मैं उनके साथ होती थी, सबको पता है। तो मुझे कहते थे कि तुमने मुझे स्ट्रेचर पे या वैसे नहीं लेके जाना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं चलते, उनके तो हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन आवाज़ में उनकी एक उम्मीद थी, जैसे एक हमेशा वो एक कभी मायूस नहीं हुए। मुझे कहते थे कि तुमने ना मुझे बेटा आप मुझे पकड़ के लेके जाओगी डायलिसिस वाले जो है ना हॉल में। मैं कहा डैडी मैं आपको कैसे लेके जाऊंगी, मैं आपको कैसे संभालूंगी। मुझे कहते खामोश हो जाओ, मुझे लेकर आओ, जो हॉस्पिटल के जो हैं सारा जो स्टाफ, उनको वो मुझे लेके जाएंगे। मैं कहा डैडी आप क्यों इस तरह जाना चाहते हैं, चल के क्यों जाना चाहते हैं। ये वो शख्स था जिसके ठीक 1 हफ्ते के बाद जो उनकी डेथ हो गई थी, और उस वक्त वो खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, लिवर, लंग्स और किडनीज का इशू था। मुझे बड़ा डांटा, मैं रो पड़ी। मैं कहा डैडी आप क्या कर रहे हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं। कहते बेटा मैंने अल्लाह की मखलूक को खुशियाँ बांटी है। क्या बात है। मैंने अल्लाह की मखलूक को खुशियाँ बांटी, सुनने वाला बात है। मैंने अल्लाह की मखलूक को खुशियाँ बांटी हैं, और अगर मैं उनकी खुशी व्हील चेयर पर जाएगी और बाहर जो मरीजों के लवाहकीन हैं वो बाहर बैठे होंगे, मैं वहाँ से गुजर के जाऊँगा, वो मुझे देख के खुश नहीं होंगे, वो रोएंगे। फराह साहिबा मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे कहानी और ये बहुत शौक से सुनना है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक ब्रेक लेनी है हेडलाइन की, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, इस बात को यहीं से जारी रखेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। रंगीला साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत बात करी थी उनकी जिंदा दिली के हवाले से कि बीमारी की हालत में भी वो जिस तरह से होपफुल थे, जिस तरह से वो एक्साइटेड रहे अपने उस जर्नी के दौरान। फराह साहिबा अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि वाले साहब ने मुझे कहा कि मुझे चला के लेके जाओ डायलिसिस के लिए दूसरे रूम में। बहरहाल मैं रो पड़ी, मुझे डांटा। तो उन्होंने यही कहा, मैंने उनसे बार बार पूछा, उन्होंने यही कहा कि बेटा मुझे देखने वालों को मैं मायूस नहीं करना चाहता, मैं उनको रुलाना नहीं चाहता। यानी कि जो शख्स बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है वो उस वक्त भी खिदमत कर रहा है। क्या बात है। अपनी उस हालत में भी मेरे वालिद को अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र थी कि वो मुझे देख के रोएंगे। और मेरा ये काम ही नहीं है लोगों को रुलाना, मेरा काम लोगों को दुख देना। ये ऐसी बात है जो किसी की समझ में आ जाए तो क्या ही बात है, क्या बात है। खुशियाँ आ जाएं ये लोगों की ज़िंदगी में। सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी आपकी क्या है? क्या आपको याद हो कि आपकी कोई ऐसी बात जो आपने सिर्फ अपने वालिद साहब से कर दी और वो पूरी हो जानी है? स्ट्रिक्ट थे, लीनियंट थे, किस तरह के वालिद थे वो? देखें, वालिदैन तो एक बहुत बड़ी नेमत है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। और ये ऐसी चीज़ें खो जाती हैं तो वो तो जाहिर है बहुत सेंसिटिव थे। छोटी छोटी बात को हमारे महसूस करना, छोटी छोटी बात को मानना और बच्चों के पीछे खड़े हो जाना, और कोई भी ऐसी बात, कोई दुख परेशानी देखना तो वो पागल हो जाते थे। सेंसिटिव थे ना, सब आर्टिस्ट हसास तबीयत के थे। और यही लोग होते हैं जो कि अल्लाह की मखलूक के नज़दीक होते हैं, जो अल्लाह को पहचानते हैं कि अल्लाह की मखलूक क्या है, अल्लाह क्या है। तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम सबको हाथ, आँखें, कान दिए हुए हैं, हमने इस्तेमाल हमने अपने तरीके से करना है। हमें ऊपर से अल्लाह नहीं बताता कि तुम लोग गलत काम करो या अच्छा करो, ये हमारा काम है। अब वो हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमने इस दुनिया से जब जाना है तो हमने क्या छोड़ के जाना है। एक बड़े मज़े की बात, मैं ना काउंसलर थी जी। तो ये उनका सबक है, बल्कि ये पॉलिटिशियंस के लिए, मेरे लिए था। बड़ी मज़े की बात है। तो मैंने ना मैं एक उस वक्त बच्चा था, यानी कि पॉलिटिकल बच्चा था, ठीक है, 2001 में। तो मुझे ना मैंने किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर बैठी हुई थी। तो वो किसी काम से, तो उनको कोई उनका मुलाजम आया, कहता है सर आपको कोई मिलने आया है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा। अब मैंने सीख लिया, मैं कहा अच्छा पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं। अच्छा, मैं घर आई एक दिन काम करके, तो मेरे वालिद साहब घर पर थे। अब वो मेरी कमबख्ती थी कि वो घर पर थे। हुआ ये कि मैं ऐसे आपकी तरह चाय का कप रख के ना, तो वो बड़ा बैठी हुई थी, मैं पॉलिटिशियन और मैं काउंसलर बैठी हुई। तो काम वाली आई, मेरी जो मेड है, कहती है कि बाजी तानू कोई मिलन आया। मुझे वो बात ही, मैं कहा पॉलिटिशियन तो वो थोड़ा मैंने कहा उसको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ। और मैं बड़ी जी अपने आप को जी मैं जी पॉलिटिशियन, मैं अवाम, पब्लिक फिगर, और मैं टांग पे टांग रखे। मुझे नहीं पता, मेरे वालिद साहब गेट पर गए और वो बंदा वापस जा रहा था। मेरे वालिद साहब ने मेरी ये बात सुनी हाँ। कि मैंने कहा है कि उनको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। उस बंदे को आवाज़ दी, भाई साहब वापस आए। तो वो बंदा वापस आया, रंगीला साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? तो आप खैरियत थी, आप आए थे? कहते जी मैं मैडम से मिलने आया था, मैडम फरहा दीवा से। तो आपकी मैडम, डैडी कहते हैं अच्छा तो आपकी मैडम आपको मिली है? कहते जी वो मैडम घर पे नहीं है, तो मैंने ना स्टैंप लगवानी थी, मेरी बच्ची का एडमिशन था, तो वो बड़ा इश्यूज़ है क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है हमारे स्टैंप्स लगती थी फॉर्म्स के ऊपर और सारा आईडी कार्ड्स के ऊपर उनके जो फॉर्म्स हैं। तो कहता है वो घर पे नहीं है, तो मैं परेशान हूँ, कल आखिरी डेट है। कहता है वो झूठ बोल रही है, आपकी मैडम वो घर पर है। और
आप यकीन करें वापस आए, मुझे पता चला, उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, अम्मी को कहा कि वो बंदा परेशान है, उसके लिए कोई ट्रे बनाओ, खाना दो उसको। और मेरे पास आए और मुझे पता चला और मैं रो पड़ी। मैं कहा डैडी ये क्या किया आपने? कहते क्या किया है? मैं रो रो के मेरा बुरा। मैं कहा डैडी आपने मेरी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं अब बाहर कैसे निकलूंगी, मेरा आपने ख़त्म कर दिया। कहते क्या ख़त्म किया है? कहते हैं अब तुम्हारा शुरू हुआ है। वाह। मैंने कहा डैडी आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो आपने यानी कि वो जो है ना, कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि तुमसे कोई मदद लेने आया है, एक तुम्हें वसीला पता है बनाया कि तुम्हारा है। इस वक्त दर्जा क्या है? बिल्कुल। तुम्हें अल्लाह ताला ने कहाँ लाके खड़ा किया है कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे पास आए, तुमसे मदद ले। अल्लाह के हुक्म के बाद, अल्लाह के बाद अल्लाह से मदद ली जाती है, उसके बाद अल्लाह के वसीले होते हैं। बेशक, बेशक। तो कहते हैं कि तुम, यानी कि ये डैडी रंगीला, मोहम्मद सईद खान रंगीला, ये मुझे मेरे साथ, किसके साथ? अपनी औलाद के साथ। और मुझे कहते उसके सामने जाओ। मैं कहा मैं नहीं जाना। मुझे हंस रहे हैं, वो कहके लगा रहे थे और मैं रो रही थी। खाना गया उस बंदे के लिए। अब आप मुझे बताएं कि मेरी क्या फीलिंग्स होंगी कि मैं उस बंदे से मिली उनसे जाके? हाँ। ओहो। मैं उनका हुक्म था। कहता मैं वी आर बिलोंग टू ट्राइबल एरिया ना। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग पाड़ा चनार से हैं, पठान हैं। ठीक है। मस्तोखेल मसूजी कबीला, जंगजू, खतरनाक लोग। डैडी कहते मैं तेनू उत्थे छाड़ आवांगा। अच्छा, धमकी भी मिली मैं आपके तुम्हें साथ साथ? गांव छोड़। आप यकीन करें कि मैं सामने गई और मैं बैठी। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था। पॉलिटिक्स नहीं, खिदमत। क्या बात है, जबरदस्त। तो उसने आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चेंज लेकर आए सिर्फ इतने सी एक बात से कि आपका पूरा एक करियर उसमें। उस बंदे के सामने बैठकर वो जो मैं जब मैं स्टैंप और मोहर लगा रही थी ना, तो वो मेरा पहला सबक था। क्या बात कि है। मैंने करना क्या है। उसके बाद कभी मैंने अपने टेलीफोन्स बंद नहीं किए। इलाके को मैं जनरल काउंसलर थी, मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के हर वक्त खिदमत। आप यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे अगर आप मेरे इलाके से पूछें, जौहर टाउन से मैं इलाका था मेरा, तो मैं स्वीपर्स जो कॉरपोरेशन हमारे जो लोकल बॉडीज़ के जो हमारा था टाउन, तो वहाँ से स्वीपर्स आते थे, मैं उनके साथ खड़े होकर झाड़ू लगवाती थी कि यहाँ से लगाओ, ये करो, वो गली साफ करो, ये करो। यानी आपने बहुत वो कह रहे हैं एक अवामी सियासत की है आपने। मेरी मुखालफत भी बड़ी हुई जी फिर। अच्छा। यानी कि मैं काम जो कर रही हूँ, भाई तुम लोगों के घर को क्या मैं बिगाड़ रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने अंदर सुकून। जब मैं घर आती थी मैं बड़ी हल्की होती थी। ऑब्वियसली आप जब कोई काम करे सैटिस्फैक्शन है तो फिर मैं लाइट जो है MPA भी बनी, फिर मैं पंजाब प्रेसिडेंट भी बनी, कल्चरल विंग की। बिल्कुल। मुझे बनाया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। फिर मैं PMLN से MP थी पंजाब की 8-10 साल में, वो भी रही मैं। तो प्रेसिडेंट भी रही। इस वक्त मैं, ये डैडी का ही था भाग दौड़। और इस वक्त क्योंकि वालिद साहब के डायलिसिस होते थे, तो अल्लाह ताला ने मुझे डायलिसिस के मरीज़ों के साथ जोड़ दिया। क्या बात। और मैं इस वक्त, एक अदारा है रहमान फाउंडेशन, जो कि फ्री डायलिसिस करता है गरीबों का। तो मैं वहाँ पे डायरेक्टर हूँ 9 ब्रांचेस की। जबरदस्त। और उन मरीजों को देखती हूँ, मुझे मेरे वालिद इर्द गिर्द नज़र आते हैं। और हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर वकार अहमद न्याज, बहुत बड़े इंसान है। बड़े इंसान मेरी नज़र में वो होते हैं जो इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आजिज़ रहे, इंसानियत की खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाई हैं, आपने अपना वक्त दिया। फरहद एबा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। रंगीला साहब की साहबजादी हैं, अपनी सियासत के हवाले से बात करी थी और अपने वालिद की जो यादें हैं, जो आज तक उन्हें उनकी बातें याद हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करी थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। और मुझे पतला होना है, हर किसी के दिमाग पे ये जुनून सवार होता है कि मेरा मोटापा कम हो जाए, मैं कुछ खाऊं, मैं सब कुछ खाऊं लेकिन फिर भी मैं पतली रहूं। ये ख़वातीन का मसला होता है और मुझ समेत मुझे भी समटाइम्स बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि अल्लाह मियां मुझे सब कुछ खाने को मिल जाए लेकिन मैं पतली रहूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके लिए आपकी डाइट का हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट और जो आपकी ओबेसिटी है या आप समझते हैं कि अगर आपने वेट गेन कर लिया है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं हेल्दी तरीके से, क्योंकि डाइटिंग करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, हेल्दी डाइट पे स्विच करना इज़ द सोल्यूशन। ये मैं नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। और आज मैं इसकी कंफर्मेशन आपको दोबारा दे दूंगी। हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अर्मला, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है आयशा। दो के मुझे पतला होना है, ये एक पेट लाइन है तमाम ख़वातीन की, मुझे को पतला कर दे। पतला कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने शुरू में खुद ही जवाब भी दिया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जब हम डाइट पे जाते हैं ना, हमारे सर पे एक बोझ सवार रहता है, हमारे जहन में एक बोझ होता है, हम डाइट पे हैं। जब हम डाइट से हटेंगे, हम बर्गर भी खाएंगे, हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे, हम ये नहीं समझते कि हम सब कुछ खाएं जैसे आपने कहा, लेकिन हम उसको मॉडरेशन में खाएं, हम उसकी एक क्वांटिटी रखें। 15 दिन में एक दफ़ा आपको जंक फूड अगर खाना है तो 15 दिन में एक चीट मील करना है, चीट डे नहीं करना। चीट मील होगा, चीट डे पूरा दिन आप चीट नहीं कर सकते। एंड चीट मील का भी मतलब ये है कि बर्गर एक मील है, फ्राइज़ एक मील है, आइसक्रीम एक मील है। ये नहीं कि आपने पहले बर्गर फ्राइज़ ड्रिंक लिया और उसके ऊपर से आपने कॉफ़ी भी पी ली और उसके साथ आपने आइसक्रीम भी खा ली, थोड़ा डिज़र्ट भी खा लिया, वो फिर आपने पूरे 15 दिन की कसर जो है वो निकाल ली है। असल में अगर आप मॉडरेशन में खाना सीख लेते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। हो सकता है आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे एक बहुत डाइट के बगैर ना भी आ सकें, बट आप बीमारियों से बच जाएंगे। थोड़ी बहुत वॉक एक्सरसाइज रखें अपनी रूटीन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रूर रखें, छोड़े मत, ताकि वेट बाउंस बैक ना करे, मगर एक मॉडरेशन में रखें। एंड इसके साथ साथ जंक फूड का इस्तेमाल भी मॉडरेशन में। और सबसे बुरी चीज़ जंक फूड में आ जाती है ये जो क्रिस्प, जैसे हम रजिस्टर भी नहीं करते अपने माइंड में कि हमने कुछ गलत खाया है। बैठे बैठे मूंगफली, नमक वाली मूंगफली का एक पूरा पैकेट खा जाएंगे, उसके अंदर 500 कैलोरीज होती हैं ऑन एवरेज। बैठे बैठे हम कोई बिस्किट खा जाते हैं, शुगर फ्री बिस्किट खा जाते हैं, ये सोच के कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया कि शुगर फ्री है। शुगर फ्री है मगर वो आटे से बना हुआ है, गंदा ऑयल भी डला हुआ है उसके अंदर। गंदम के बिस्किट्स जो होते हैं वो भी गंदम, उससे बेहतर हम रोटी खा लें अपनी। सो हमने पैकेट वाली अशिया को अवॉइड करना है, घर के खानों पे स्विच करना है। 15 दिन में एक दफ़ा हमने चीट मील लेना है एंड थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा आयशा, अब आपने खुद भी बात की, लेकिन हमारे यहाँ क्रैश डाइटिंग, कीटो, इतने दिन का चैलेंज, दो की बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव हैं, लेकिन उनको भी करने का तरीका है जो लोग खुद से कर लेते हैं, ना कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। इस पे भी कमेंट करें। अच्छा, जैसे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई कि क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स पूछते होते थे जीएम डाइट। अब जीएम डाइट दुनिया की सबसे अनहेल्दी डाइट है और मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट किया। जीएम डाइट है क्या? ये है जनरल मोटर डाइट, जो कि इंतहाई क्रैश टाइप प्लान है, जिसमें आपने एक दिन फ्रूट्स खाने हैं, नेक्स्ट डे आपने वेजिटेबल्स खाने हैं, उससे अगले दिन आपने बीफ खाना है, उससे अगले दिन वेजिटेबल्स प्लस बीफ खाना है। इस तरह से ये एक डाइट प्लान है जिससे आप हफ्ते में 5 किलो तक रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, उस वीडियो का स्टार्ट ही ये था कि आप 5 किलो रिड्यूस कर सकेंगे एक हफ्ते में, मगर ये इंतहाई अनहेल्दी है, ये बाउंस बैक। उसके बाद इतनी कंसल्टेशंस बुक हुई, वो जीएम डाइट प्लान हमें चाहिए। मैंने कहा वो सुना था, मैं तो कह रही थी कि वो अनहेल्दी है, उससे आपको प्रॉब्लम शुरू होंगे। नहीं, हमें प्लीज़, असल में हम शॉर्टकट की तलाश में बेसिकली जब हम स्विच कर गए आप 30 सेकेंड्स वीडियो पे, जब हम 30 सेकेंड्स वीडियो पे स्विच करते हैं हमारा ब्रेन भी उतनी तेज़ी से चलने लग जाता है, हमारा फोकस भी, अब हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। हम फोकस नहीं कर सकते, ना हम स्क्रीन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ना हम अपनी लाइफ में चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं, ना तो हम अपनी डाइट पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वही तो जल्दी कुछ चाहिए। वही पैटर्न अब लाइफ में भी आ रहा है ना कि 30 दिन की डाइट कौन करेगा, 5 दिन के अंदर हमें रिजल्ट दे दो अपना। अब इन डाइट्स के ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। एंड सबसे वर्स्ट साइड इफेक्ट ये है कि पूरा हफ्ता पूरा महीना भूखा रह के भी वेट सारा बाउंस बैक कर जाता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से मेनली वेट बढ़ता है वो भी बॉडी के अंदर मजीद बढ़ जाती है, तो आपका अंडरलाइंग इशू बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसलिए रिकमेंडेड नहीं होती डाइट्स। लेकिन हमारे यहाँ एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट आया है कि आपने 8 घंटे के एक पैटर्न में आपने खा सकते हैं, उसके बाद आपको फास्टिंग करनी है और फिर आपने उसी,
ये कॉन्सेप्ट कैसा है और क्या ये इफेक्टिव है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैं खुद भी रहती हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है, 3 मंथ से ज़्यादा इस पे नहीं रहना, वरना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग की डिफरेंट विंडोज़ हैं। सबसे पॉपुलर है 16-8, यानी आपने 16 घंटे पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड जिसके अंदर कैलोरीज ना हो, और बाकी 8 घंटे में आपने अपने मील्स लेने हैं। अब बाकी 8 घंटे में आप नाश्ता एक हेल्दी करेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 12 बजे आपने अपना नाश्ता किया, फिर 4-5 बजे के करीब आप थोड़ा सैलेड ले लें, और उसके बाद डिनर में आधी रोटी के साथ कोई बारबेक्यू टिक्का। बारबेक्यू टिक्का क्यों जरूरी है? ताकि आपका प्रोटीन भी जाए, वरना होगा कि आपका प्रोटीन ही पूरा नहीं हो रहा। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे तो चले गए, उसके फायदे से ज्यादा नुकसान शुरू हो गए। इससे आप डायबिटीज, अगर आप मेडिसिन पे नहीं हैं तो आप अपनी डायबिटीज इससे मैनेज कर सकते हैं। अब एक बंदा शुगर की दवाइयों पे, उसकी तो शुगर लो हो जाएगी ना, इससे जाहिर है उसको तो वैसे ही बहुत भूख लगती है। एग्जैक्टली हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, इसके लिए कंसल्ट कर लेना। एग्जैक्टली घर के करीब जो भी डाइटिशियन है, ऑनलाइन डाइटिशियन है, आप किसी को भी जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उनको एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग शुगर की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है, बट जो पेशेंट मेडिकेशन पे है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जिसका बीपी लो रहता है उसका बीपी मजीद लो रहना शुरू हो जाएगा, जिसको वैसे चक्कर आते रहते हैं उसको मजीद चक्कर आएंगे। फिर इसके साथ आपने अपना HP का टेस्ट, विटामिन B12 का टेस्ट, विटामिन D का टेस्ट भी कराना है ताकि वो लो ना हो जाए। बिकॉज आप खा तो 2 मील्स रहे हैं ना, नाश्ता है और डिनर है और बीच में हल्का सा स्नैक है। अच्छा आयशा, आपने खुद भी कहा कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये नहीं पता कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है। हमें फलाने ने कहा मैं इस तरह से पतला हुआ था, तुम भी ट्राई कर लो पतले हो जाओगे, बट वी डोंट नो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और हमारी क्या है। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हर बॉडी टाइप की, हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको उसके मुताबिक अपनी डाइट को करना है। अच्छा, ये एक बहुत बुरी प्रैक्टिस देखी गई है। होता ही है, जब मैं स्टूडेंट थी मैं तब से देखती आ रही हूँ, एक डाइट प्लान एक बंदा लेके जाता है, वो पूरे खानदान को दे देता है और वो सारे वो फॉलो कर रहे होते हैं। ये सोचे समझे बगैर इसको PCOS हो सकता है, इसको कोई शुगर का मसला हो सकता है, पता नहीं 1000 मसलों की वजह से डाइटिशियन ने वो डाइट प्लान लिखा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने लॉन के जोड़े के ऊपर तो पैसे लगा लेते हैं, हम बर्गर उससे महंगा खा लेते हैं, बट अपनी हेल्थ के ऊपर अगर डाइन आउट तो हम करने में हज़ारों लगा देंगे। एग्जैक्टली लेकिन अगर मैं लिख के दूँ टेस्ट करा के आने हैं, उस पर नहीं ये ज़रूरी है, प्लीज़ ये रहने दें। टेस्ट हम नहीं कराएंगे, हम डॉक्टर को टाइम पे चेक नहीं कराएंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। एंड फिर हमें ये चीज़ भी समझ नहीं आती कि हर एक के लिए हर चीज़ सूट नहीं करती। कुछ लोगों को जैसे एक्नी ब्रेकआउट है तो वो न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं ले सकते, वो दालचीनी का, लेकिन अगर किसी को एक्नी ब्रेकआउट नहीं है तो उसका डाइट प्लान स्टार्ट ही दालचीनी से हम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल से स्टार्ट करते हैं। हर बंदा डिफरेंट है, हर एक की हिस्ट्री डिफरेंट है, हर एक की वेट लॉस जर्नी डिफरेंट है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी। अगर कोई बच्चा है तो हम उसको, जैसे यूजुअली अगर आप मेरे डाइट प्लान्स देखें, मैं कहती हूँ केला, आम, अंगूर, 3 फल मना मैं कर देती हूँ, उसकी वजह कि इनमें शुगर ज़्यादा है। कोई छोटा बच्चा आएगा तो ऑब्वियसली हम उसको ये चीज़ें देंगे। कोई 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को मैं कंसल्ट करती हूँ, उन्हें तो आप दोगे, उनके तो आप न्यूट्रिएंट्स नहीं रोक सकते। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती और डेफिनेटली नहीं होती। अच्छा, आपने बच्चों की बात की, ओबेसिटी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और उसकी बहुत सारी, जाहिर है आप बेहतर तौर पे रीजंस एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन बच्चों का जो जंक फूड का इस्तेमाल है, ये जो पैकेट फूड जिनकी आप प्रोसेस्ड फूड्स की बात कर रही हैं, अब बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ रही है। पहले तो हम बड़ों को ही देखते थे, अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा ओबीस होने लग गए हैं। बात वही है कि हम एक मोबाइल पे क्लिक करते हैं, हमारा खाना हमारे घर तक पहुंच जाता है। कुछ बच्चे भी अब चिड़चिड़ापन शो करते हैं, माएँ भी अपनी जान छुड़ाने के लिए, मैं माओ को ब्लेम नहीं कर रही, बट सारा कुछ आसान इतना हो गया है कि, और फिर वो पीयर से भी, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं, आसपास वालों से भी सीखते हैं। लेकिन ये है कि हर चीज़ को ना रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करना चाहिए, विच मीन्स कि अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, वंस इन अ वाइल आप उसको जंक फूड दे दें। अगर आपके बच्चे ने बहुत क्लीन ईटिंग किया तो 15 दिन में एक दफ़ा आप उसको जंक फूड दे दें, ये आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर ओबेसिटी जब आती है तो उसके साथ 100 बीमारियां आती है। ओबेसिटी एक ऐसी, माएँ यूजुअली लेकर आती है बच्चों के यहाँ पे, जी अब काले धब्बे पड़ने लग गए हैं। अच्छा। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है और लोगों को लगता है ये सिर्फ फीमेल्स में है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर होते हैं। यहाँ पे काले निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, एक्नी ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हो गया, कद रुक गया है बच्चे का। 12-13 साल के बच्चे आ रहे हैं जिनका कद रुक गया है। जब टेस्ट कराते हैं, कैल्शियम ना होने के बराबर, विटामिन D ना होने के बराबर, और बच्चे वेट 100+ पे है, क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खा रहा है। वो दोपहर में आएगा, उसको सब्जी कोई घर
घर में पकी पसंद तो नहीं आई तो फूड कर लेगा। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को फोर्स करें, अगर वो नहीं खाना चाह रहा है, एक तो ये कि उसकी आदतें शुरू से डेवलप होनी चाहिए कि उसको सब्जी खानी है, बट अगर वो नहीं खाना चाह रहा फिर आप उसके लिए गोश्त या कोई चीज़ वो बना दें। बाहर के खाने से तो बेहतर है कि आप फिर थोड़ी सी एफर्ट उसके लिए कर लें या घर में कबाब बना के रख लें। जंक फूड से तो बेहतर है कि आप शैलो फ्राई हुए हुए कबाब बच्चे को दे दें, एटलीस्ट घर की चीज़ है, गोश्त है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन का बच्चों को घर में बनी हुई चीज़ें रिकमेंडेड है। अच्छा आयशा, अब हम आम रूटीन में जब आप खानों की बात करिए तो हम खाने भी बड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, जिसका असर सब्जियों का और जो मुख्तलिफ हम प्रोटीन का सोर्स बता रहे हैं, जिसमें हम गोश्त की बात करें, इन सब की वजह से हमारी जो डाइट है वो बड़ी इफ़ेक्ट हो रही है। हमारे मसाले, मिर्चें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल। इस हवाले से बताएं, खाना बनाना उसका तरीका कितना ज़रूरी है अच्छा होना? देखिए, जैसे भिंडी की बात कर लेते हैं, वो आजकल आई भी हुई है, लेकिन उसको लोग इतना फ्राई करते हैं कि वो हेल्दी चीज़ भी इंतहाई अनहेल्दी हो जाती है। खाना एक बंदे का 1 टीस्पून ऑयल में बनना चाहिए एक वक्त का खाना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर है, अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो कैनोलिव ऑयल सबसे बेहतर है। एंड इतना नहीं पकाना कि सब्ज़ी अंदर ही घुल जाए, जितना वो पक रही है उतने उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और इतनी कच्ची भी नहीं खानी कि सबके पेट में दर्द शुरू हो जाए। तो उसको मॉडरेट, मतलब कच्ची पक्की जिसे हम कहते हैं, सौते या स्टीम करके आप उसको इस तरह से लें, लेकिन उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल भी होना चाहिए। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ऑयल कम, तो कई क्लाइंट्स ऑयल छोड़ ही देते हैं, उससे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ऑयल एक ज़रूरी चीज़ है, मॉडरेशन सीखें, ये सीखें कि वो कितना लेना है, वो 1 टीस्पून लेना है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसको जब हम बहुत ज़्यादा बारबेक्यू करते हैं तो उसके भी न्यूट्रिएंट्स आया होना शुरू हो जाते हैं। ग्रिल कर लिया करें, स्टीम कर लिया करें, ऑयल कम से कम मॉडरेट टेम्परेचर एयर फ्राई कर ले। एयर फ्राई भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बारे में भी मिथ है, ये कैंसर कॉज करता है, बिल्कुल गलत है। पहले हम माइक्रोवेव के पीछे पड़ गए थे, वहाँ से अब हम हटे हैं तो हम एयर फ्राई के पीछे पड़ गए। बिल्कुल गलत है। आप एयर फ्राई करके चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होते। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा नासिर हमारे से मौजूद थी जी, बहुत बेहतर अंदाज में इन्होंने आपकी डाइट के हवाले से बताया है। मॉडरेशन का इन्होंने आपको रिकमेंड किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप फ़लानी चीज़ बंद कर दें, फ़लानी बंद कर दें, हर चीज़ का इस्तेमाल करें लेकिन एतदाल के साथ। ये तो बहुत ज़रूरी है कि मॉडरेशन होनी चाहिए आपकी लाइफ में। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंटेड बच्चे से करवाने वाले हैं जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं लेकिन अपने टैलेंट से बड़े बड़े लोगों को परेशान कर देते हैं। रबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सीखने के लिए, जिसको बजाने के लिए लोग पूरी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। उनको सीखना या उसके ऊपर जो कह ले अबूर हासिल होना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं फवाद आलम, 4th क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, रबाब भी बजाते हैं, गाने भी सुनाते हैं और इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? कहाँ से आए हैं पहले तो मुझे ये बताएं। मैम मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि आप रबाब कब से सीख रहे हैं और आपने किससे बजाना सीखा है रबाब? मैं प्रॉपरली रुबाब 1 साल से बजाना शुरू किया। अच्छा, 1 साल से बजाना शुरू किया। दो के फवाद आपको थोड़ा इशू है देखने के हवाले से, आप उस देख नहीं पाते हो, लेकिन आपने जब सीखा तो आपको कैसे पता चलता था इस सारे इंस्ट्रूमेंट का, इसकी कॉर्ड्स का? मैं जब शुरू में बजाता था तो मुझे बहुत मुश्किल होता था, तो जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया तो आगे मुझे आसान होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अच्छे से रुबाब बजा रहा हूँ। अच्छे से बजा? किससे सीखा? आपके टीचर कौन है? मैंने टीचर से बेसिक्स थोड़े से बस सीखे और बाकी आगे मैंने खुद से सीखा है। अरे वाह, इतनी छोटी सी एज में आप स्कूल भी जाते हैं, तो कितना टाइम रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं रबाब बजाने की? मैं दिन में 3 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। क्या बात है। और पढ़ाई पे असर तो नहीं होता? जी मैम। पढ़ाई पे तो असर नहीं होता आपका ये म्यूज़िक प्रैक्टिस करने से? पढ़ाई को प्रॉपर टाइम देते हो आप? जी मैम, मैं पढ़ाई को भी टाइम देता हूँ।
क्या बात है, वेरी गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा फवाद, हम आपसे बातें तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमें अपना रबाब प्ले करके भी बताएं। और हमने सुना आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी मैम। क्या बात है, फिर आप गाना भी सुनाएंगे और रबाब भी सुनाएंगे, ठीक है? जी मैम। ज़रूर, चलें जी। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम। बहुत ज़बरदस्त फवाद, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। Thank you, हमें अपने इंस्ट्रूमेंट के हवाले से भी बताएं, कितनी दोस्ती है इस आपके रबाब से आपकी, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक इसको सीखते रहते हैं और आपने खुद बताया कि आपने तो सिर्फ टीचर से बेसिक सीखे हैं, आप खुद अब बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने इंस्ट्रूमेंट से बताएं, कैसे प्ले करते हैं, दोस्ती कैसे की इससे? मैम, जब मैं शुरू में इंस्ट्रूमेंट बजाता था तब से इसके साथ ही मुझे दोस्ती हुई है। अच्छा, तब से दोस्ती हो गई है। तो कभी कभी होता है कि मुश्किल होती है कुछ प्ले करने में, कोई ऐसी चीज़ जो आप प्ले करना चाहते हो उस पर? नहीं मैम, मुश्किल तो नहीं होती। मैं एक गाना निकाल के उसके नोट्स बस खुद ही देख देख के निकालता हूँ। और कितना टाइम लगता है एक गाना सीखने में, उसके नोट्स सीखने में? बस मैम बंदे पे डिपेंड है, अगर वो अच्छा सही बजा ले तो लगते कम टाइम, और ज़रा आहिस्ता सीखे तो ज़्यादा टाइम। तो फवाद को कितना टाइम लग जाता है? फवाद कैसा बंदा है, जिसको जल्दी सीखने वाला बंदा है या थोड़ी देर से सीखने वाला बंदा है फवाद? मैम बस मैं एक गाना 20-30 मिनट में बजा लेता हूँ। ये 20-30 मिनट में आप एक गाने के सारे नोट्स बजा लेते हैं, उसको सीख लेते हैं? जी मैम। क्या बात है, ज़बरदस्त। फवाद, तो मुझे ये बताएं, आपके तो दोस्त आपसे बहुत फरमाइशें करते होंगे जब आप बैठते होंगे, कहते होंगे हमें ये सुनाओ वो सुनाओ।
जी मैम, मैंने अभी जो आतिफ असलम का गाना गाया था ताजदारे हरम, तो उसके नोट्स भी मैंने सुबह सुबह ही निकाले थे। अच्छा, आज सुबह सुबह निकाले यहाँ आने से पहले, और आपने इतने एक्सपर्ट की तरह प्ले किया, इतने प्रोफेशनल की तरह प्ले किया। मुझे बताएं, आपके दोस्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश करते हैं आपसे? मैम, मेरे दोस्त तो फरमाइश करते कि हमें भी सिखाओ। अच्छा, मुझे आप अपनी कोई जो गिलगित बल्तिस्तान की कोई धुन है, कोई स्पेशल उस इलाके की है, मुझे ज़रा वो तो सुनाएं हमारे देखने वालों को। हम आपकी कोई इलाकाई धुन सुनना चाहेंगे आपसे। यस मैम, ये गाना है उर्दू ज़बान में, लेकिन है गिलगित बल्तिस्तान का। ठीक है, ठीक है। क्या बात है फवाद, बहुत तो आपने हमारी जो सुबह है ना वो इतनी अच्छी कर दी है अपनी खूबसूरत आवाज़ से, इतने प्यारे इंस्ट्रूमेंट से। और हमें आप पे फ़ख्र है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में अपने इलाके की धुनों को वैसे अपने इलाके को रिप्रेजेंट करें। आपको पता है कि ये रुबाब एक इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले करते हैं, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि लोगों को बहुत टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, और आप माशाल्लाह लकी हैं और मेहनती हैं, तभी आप इतनी छोटी सी उम्र में इसको प्ले कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है फवाद ने? मैं आगे सोच रहा हूँ कि रुबाब बल्कि नहीं, बाकी थोड़े सारे भी इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक टीचर बनूँ। अरे वाह, म्यूज़िक टीचर बनना चाहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिस्ट पसंद है आपको, जैसे अभी आपने आतिफ असलम की बात की, इसके अलावा भी जिनके साथ आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट है कोई प्ले करना चाहते हो? जी मैम, मुझे तो गाता मैं वैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ज़्यादा सॉन्ग गाता हूँ, क्योंकि उनके सॉन्ग बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए मेरे फेवरेट सिंगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन आज मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का गाना नहीं गाया, ये तो सुबह ज़रा लेट पता चला था। आप गुनगुना सकते हो, हम आपसे सुन सकते हैं जाते जाते। और मेरी तरफ से मैं इजाज़त लेती हूँ जनाब, और मैं ये सारा फ्लोर फवाद के हवाले करती हूँ। एंड में फवाद हमें बहुत खूबसूरत सा कुछ सुनाएंगे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन फवाद कुछ सुनाए एंड में नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। जी मैम।